ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है सबको? जी सर। यस सर। यस कल हमने D2 तक देखा था या D3 तक? D2 तक देखा था सर। D2 सर। तो हमारा D3 भी पेंडिंग है ना? यस सर। जी सर। मैं अब तक का थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। कल हमने जो स्टार्ट किया था, डिविजनल चार्ट को स्टार्ट किया था, डिविजनल चार्ट्स को डिकोड करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बेसिस पे हमने समझा कि डिविजनल चार्ट नथिंग बट अ माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस। कुंडली में जितने भी हाउसेस है उसमें से किसी भी एक हाउस का एक डिविजनल चार्ट होता है। अगर फोर्थ हाउस है तो फोर्थ हाउस का जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है वो आपको उसके डिविजनल चार्ट में दिखेगा। डिविजनल चार्ट एग्जैक्टली क्या क्या शो करता है ये हमने कल देखे। इसके कुछ पॉइंट्स हमने अंडरस्टैंड किए थे। एट द सेम टाइम डिविजनल चार्ट में एनालिसिस करते वक्त एग्जैक्टली कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करनी है वो हमने देखा। एंड एट द सेम टाइम हमने D1 चार्ट एंड D2 चार्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं D3 चार्ट के ऊपर। कल जैसे हमने समझा था कि D2 चार्ट जो है वो आपकी वेल्थ के पोटेंशियल को शो करता है। आप कितना वेल्थ अकोमोडेट करोगे उस चीज को आपका D2 चार्ट शो करता है। वैसे ही आपके जो सिबलिंग है उनके साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, वो कैसे रहेंगे, और आपका पुरुषार्थ कैसा है, पराक्रम कैसा है। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पुरुषों में होता है। पुरुषार्थ का मतलब है करेज, पराक्रम। तो बेसिकली आपके अंदर करेज की कितनी क्वालिटी है, क्रिटिकल सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करते हो, कैसे बिहेव करते हो, वो दिखाएगा आपका D3 चार्ट। ओके। ओके। सो D3 चार्ट के बारे में अगर हम डिटेल में अंडरस्टैंड करें, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। तो कुछ बेसिक यस बुलेट सर। पॉइंट्स है जो आपको एवरीवन हैज टू कीप इन माइंड कि D3 से आप आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको, ये गलत हो गई डेफिनेशन यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस, ये नहीं रखना है अपनी याद, ये D4 की है। ओके। सो यहाँ पे D3 चार्ट जो है वो इंडिकेट करता है कि कोऑपरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ रिवरली अमॉन्ग सिबलिंग्स। कुछ लोगों के सिबलिंग्स ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे के साथ में दुश्मनी आपने देखी होगी। कि मान के चलिए कि आप एक हो या आप नहीं, कोई एक है आपके नोन का, और उनका जो सिबलिंग है उनके बीच में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तालमेल है। मतलब भाई जो है एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है, एक दूसरे के लिए ऑलवेज अवेलेबल है, अच्छे बुरे साथ टाइम में हमेशा एक दूसरे को साथ देते हैं। एंड एट द सेम टाइम कुछ भाई लोग हैं जो एक दूसरे के साथ में मारने पे तुले हुए, एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए। ये क्यों होता है, किस रीजन से आता है, ये आपको डिकोड करते आएगा D3 चार्ट से। क्योंकि D3 चार्ट दो सिबलिंग्स के बीच में या अमंग ऑल सिबलिंग्स के बीच में कैसा बॉन्ड रहेगा, समृद्ध, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, और है तो कब तक है, टेम्पररी है या परमानेंट है, ये सारी चीजों को डिकोड करने का पोटेंशियल रखता है। अगर मान के चलो आपके जीवन में आप कभी ऐसे सिचुएशन में फंस गए जिस सिचुएशन में आपको हिम्मत करना जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि कहीं पे हीरो बैठा होता है अकेला, उसका किसी से थोड़ा बहुत बोलना चालना हो जाता है, कुछ पंगा हो जाता है, और बाद में उसको 10 से 15 लोग घेर लेते हैं, और अकेला वो जो हीरो होता है, क्योंकि वो तो हीरो है, उसको तो मारना ही है ना, नहीं तो पिक्चर कैसे चलेगी। तो वो 10 लोगों को मारता है या फिर 10 लोगों के साथ में डील करता है। अब ये हो गया फिजिकल फाइट के टर्म में। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन में जो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस उनके पास में आते ही चले जाते हैं, उन चैलेंजेस को हार के वो सुसाइड कर लेते हैं। इतना उनका करेज पूरा डाउन हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है।
तो बेसिक, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे कितनी भी चैलेंजेस आए उनको मजा आता है उन सब चीजों को लड़ने में या उन सब चीजों से ओवरकम होने में। वो चीज कहाँ से आती है उन लोगों में? वो चीज उनके D3 चार्ट से आती है। तो D3 चार्ट आपका एक और फैक्टर जो रिप्रेजेंट करता है वो है आपकी ब्रेवरी ड्यूरिंग द टफ लाइफ सिचुएशंस, राइट? मतलब जब भी एक वर्ड आता है आनी बानी, आनी बानी का मतलब होता है इमरजेंसी। जब भी इमरजेंसी सिचुएशन में, और इमरजेंसी सिचुएशन किसी भी एरिया में हो सकती है, कि फिजिकल फाइट आपकी हो सकती है, आपको मेंटल लेवल पे इतना प्रताड़ित किया जा सकता है घर के अंदर या किसी रिलेटिव के द्वारा, मतलब रिलेशनशिप में, कि आप बहुत ज्यादा, कुछ रिलेशनशिप में जो ब्रेकेज होते हैं या ब्रेकअप होते हैं, कुछ लोग जो इमोशनली अटैच होते हैं और बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, उनके लिए एक तरीके से ये मृत्यु तुल्य कष्ट होता है रिलेशनशिप से निकलना या उस व्यक्ति का ना रहना। तो जो मृत्यु तुल्य कष्ट है उसमें से ओवरकम होने की जो कैपेबिलिटी है, अब वो जो युद्ध है चल रहा है ना उनका, वो अपने मन के अंदर चल रहा है, वो बाहर नहीं है, वो किसी फिजिकल एंटिटी से नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला एग्जाम्पल मैंने जो लिया था उसमें एक व्यक्ति और उसके सामने 10 ओपोनेंट है और इन दो सबसे वो लड़ रहा है, ये हो गया फिजिकल लेवल पे। ये दूसरा है मेंटल लेवल पे, मतलब इमोशनल लेवल पे वो लड़ रहा है अपने थॉट से। मतलब ये आपको ये भी समझना है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिप्रेशन में आपको दिख रहा है, अब वो डिप्रेशन से बाहर आ पाएगा या नहीं, ये आप कैसे समझेंगे? उस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में डिप्रेशन वाली, उस व्यक्ति का जो पुरुषार्थ है, उस व्यक्ति का जो D3 चार्ट है, वो आपको इसकी सटल आइडिया देगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से व्यक्ति निकलेगा और किस तरीके से निकल सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे मान के चलिए मंगल है, मंगल अगर D3 चार्ट में आपका लग्नेश बन गया, हमें पता है D3 चार्ट कैसे होता है, लेट मी शो यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका D3 चार्ट है, आपका मतलब किसी एक XYZ व्यक्ति का D3 चार्ट है जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में डिप्रेशन से फेस कर डिप्रेशन को फेस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, या मेंटल एंग्जाइटी को फेस कर रहा है कुछ लेवल पे। और उसके तीसरे घर में मान के चलो मेष राशि है या स्कॉर्पियो राशि है और मंगल यहीं पे बैठा हुआ है, या फिर फर्स्ट हाउस में मंगल या स्कॉर्पियो की राशि है और यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है। तो ये व्यक्ति फिजिकल एक्सरसाइज करके अपने आप को ट्रेन करेगा और उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, मेंटल जो ट्रॉमा ये फेस कर रहा है उसमें से निकलेगा। प्लीज मेरी बात समझो अच्छे से। मान के चलो उसके D3 चार्ट में यहाँ पे नंबर 2 है, नंबर 2 है एंड नंबर 7 है, और ये व्यक्ति डिप्रेशन में है। और तो डिप्रेशन में निकलने के लिए ये व्यक्ति कौन सी चीजों का सहारा लेगा? ये लोगों से बात करेगा। सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ स्पीच, कम्युनिकेशन। लोगों से इन्वॉल्व होगा, लोगों के साथ में बात करेगा, और लोगों में जब घुलना मिलना इसका शुरू हो जाएगा तब वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकल पाएगा। समझ रहे हैं आप ये? मान के चलिए कि यहाँ पे मर्क्यूरी की साइन है, मर्क्यूरी की साइन कौन सी है? 3 और 6। 3 और 6, यहाँ पे मैं सिर्फ साइन ही बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको यह भी अभी तक बोला नहीं कि प्लेनेट कहाँ पे। मान के चलो प्लेनेट है ही नहीं, बस साइन के बेसिस पे भी आप इतना समझ सकते हो। मान के चलो यहाँ पे किसी के D3 चार्ट में 3 और 6 है, किसकी राशि है ये समृद्ध? ये मर्क्यूरी की राशि है। मर्क्यूरी किस चीज का कारक है, किस चीज को इंडिकेट करता है? कंपटीशन को, राइट? कंपटीशन को, या फिर बिजनेस में जो भी आपके कम उतार चढ़ाव आते हैं उन सब चीजों को। ये व्यक्ति अपने बिजनेस में या अपने व्यापार में सक्सेस होके दिखाएगा और उसमें से उसका डिप्रेशन कम होगा। ये सबकॉन्शियस लेवल को भी दिखाता है बाय द वे। मर्क्यूरी अगर यहाँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर मर्क्यूरी की मिथुन राशि हो ना, तो ये सबकॉन्शियस लेवल को भी शो करता है। इसको समझा, इसको ध्यान में रखना। मान के चलिए यहाँ पे 4 नंबर है, ऐसा व्यक्ति किसी के साथ में इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा फिर से, और उस इमोशनल कनेक्ट के बाद में वो डिप्रेशन की सिचुएशन या चैलेंजिंग सिचुएशन से निकल पाएगा। यहाँ पे मान के चलिए सूर्य है, फर्स्ट हाउस में सपोज सूर्य है, राशि कौन सी भी होने, सूर्य बैठा हुआ है या फिर सूर्य की राशि है, फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर है, अगर 5 नंबर है या फिर सूर्य डायरेक्टली बैठा हुआ है, तो ये व्यक्ति अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ऐसी चीजें करेगा, मतलब जैसे जिस वजह से इसको डिप्रेशन में जाने के बाद में, ऐसी एंग्जाइटी इशू होने के बाद में, ऐसे व्यक्ति के बैक ऑफ द माइंड हमेशा एक ही चीज होता है कि उसने मेरा इंसल्ट किया, उसने मेरा इंसल्ट किया। उसने भले ही 10 काम किए हो,
इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, लड़का हो या लड़की हो सामने वाला, लेकिन या फिर किसी और रीजन की वजह से इसको अपमान मिला हो, ये हमेशा अपने अपमान को ध्यान में रखेगा, ये भूलेगा नहीं, क्योंकि इसका डीएनए वैसा है, इसकी नियति वैसी। क्यों? क्योंकि D3 में लग्न में सूर्य बैठा हुआ है। मान के चलो यहाँ पे 10 नंबर और 11 नंबर है, बताओ क्या होगा? प्रोक्षित, समृद्ध। मेहनत करके। बहुत बढ़िया। अपने हार्डवर्क के बलबूते पे ये व्यक्ति बाहर निकलेगा। आपने वो मूवी देखा होगा, गाना भी सुना होगा, ठुकरा के मेरा प्यार डॉट 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 और कुछ भी, राइट? मेहनत। अब वो यहाँ पे उस केस में कैसा था कि ऐसा समझ के चलो कि जुपिटर की राशि पकड़ो 9 एंड 12, मतलब वो सिनारियो कब बनेगा वो मैं बता रहा हूँ। 9 एंड 12 यहाँ पे है और यहाँ पे शनि बैठा हुआ है D3 में। तो नॉलेज की वजह से ये व्यक्ति मेहनत, नॉलेज की फील्ड में ये व्यक्ति मेहनत करके उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ओवरकम करने का हौसला रखता है। ओके, अब यहाँ पे मान के चलिए जुपिटर की राशि आ गई। अब कैसे करेगा? अपने जीवन में ज्ञान को अर्जित करेगा और उस सिचुएशन से कम ओवरकम करेगा। अब यहाँ पे मैंने जो लाइफ के चैलेंजेस है ना, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था डिप्रेशन का, एंड डिप्रेशन के बेसिस पे ये बताया। डिप्रेशन के अलावा अगर किसी की फिजिकल फाइट्स हो जाती है या फिर किसी को ह्यूमिलेट किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, हर उस सिचुएशन के अंदर उसका D3 बताएगा कि वो कैसे बिहेव करेगा। हर व्यक्ति जाके लड़ने वाला नहीं होता। कुछ लोग आपको दिखते ऐसा बोलते हुए दिखते हैं कि अगर यार तुम्हारा इसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, उन्होंने आपके साथ ये किया वो किया, आप जाके उसको मारो। जो मारने का सजेशन दे रहा है वो खुद वैसा है, लेकिन जो सुन रहा है, अगर उसका यहाँ पे मर्क्यूरी होगा, फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी का साइन होगा, वो मारने वाला नहीं है। वो चाहे भी तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसका डीएनए ही नहीं है। वो क्या करेगा? वो कॉम्पिट करेगा, उसको बिजनेस में हराएगा। समझ रहे हैं आप बात? ये जी तो सर। इस तरीके से आपको समझना है कि D3 में जो चैलेंजेस है उसमें से निकलने की जो क्षमता है वो व्यक्ति में किस तरीके से डेवलप होती है। व्यक्ति का अंदर का जो स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो प्रेशर अगर उन पे आ जाए, जैसे आप स्टूडेंट हो फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप कहीं वर्क कर रहे हो और आपके बॉस ने आपको कहा है कि ये जो टास्क है ये आपको कंप्लीट करना है विद इन नेक्स्ट 7 डेज, विद इन अ वीक आपको ये कंप्लीट करना है, और आपको पता है कि ये टास्क विद इन 10 डेज में कंप्लीट होने वाला नहीं है, कम से कम इसको 20 से 25 दिन लगने वाले हैं, लेकिन बॉस ने बोल दिया कि 7 डेज में आपको इसको कंप्लीट करना ही करना है। अब ये क्या हो गया? ये आपके ऊपर एक प्रेशर हो गया। और जब प्रेशर आपके ऊपर आता है ना, तब कुछ लोग बनते हैं या कुछ लोग बिखरते हैं। याद रखिए मेरे वर्ड, कुछ लोग बनते हैं या कुछ लोग बिखरते हैं। तो बनने वाले जो लोग होते हैं और बिखरने वाले जो लोग होते हैं, वो बिखरेगा कोई व्यक्ति या अंडर प्रेशर बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये उसकी कुंडली का D3 डिसाइड करेगा। अगर D3 का लग्नेश या लग्न में बैठा हुआ प्लेनेट प्रोमिनेंट अवस्था में है, लग्नेश प्रोमिनेंट अवस्था में है, आपको मतलब किसी की औकात ही नहीं है कि उसको प्रेशर दे पाए। उसको प्रेशर प्रेशर लगता ही नहीं, उसको प्रेशर मजा देता है एक तरीके से, वो डोपामीन है उसके लिए। ओके, ऐसे सिचुएशन में रहना। देन जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको हैंडल करने की एबिलिटी भी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाया कि मंगल की राशि होगी तो वो फिजिकली हैंडल करेगा। उसको हर चीज में मारपीट वाली चीजें चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना जिनको ऐसा लगता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, मारपीट। कुछ लोग होते हैं इनको लगता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ नॉलेज है। कुछ लोग होता है कि उनको लगता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेहनत है। ये कहाँ से आ रही है थॉट? समझ में आ रहा है आपको? ये थॉट्स आ रहे हैं उनके D3 के लग्न से, क्योंकि उनका डीएनए ऐसी प्रॉपर सिचुएशन में इस तरीके से एक्ट करने के लिए बना हुआ है। अगर मान के चलिए आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि व्यक्ति कैसे, उसका पराक्रम कैसे, मतलब D1 चार्ट के अंदर उसका D3, उसका जो थर्ड हाउस है वो कैसे फंक्शन करेगा, या थर्ड हाउस का लॉर्ड कैसे फंक्शन करेगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप सिंपल वे में स्विच करो D3 पे, और D3 में सिर्फ उसके लग्नेश को देखो कि वो कहाँ कौन है, वहां पे कौन सी राशि है। बस आपको समझ में आ जाएगा उस व्यक्ति का स्वभाव, उस व्यक्ति का ओवरकम करने का नेचर। आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके कंपटीशन में अगर कोई व्यक्ति है और उसकी कुंडली आपके पास में है, हम कहते हैं ना कि भाई मैंने तेरी कुंडली निकाल ली, अब तू देख मैं तेरा क्या करता हूँ। समझ रहे हो? ये तो आप तभी कर पाएंगे ना जब आपको कुंडली का नॉलेज होगा। कुंडली निकालना मतलब क्या कि आप उसके अब डीएनए को देख रहे हो, आप उसके डीएनए को, उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो।
इसीलिए कहा जाता है कि अपनी कुंडली किसी को भी ना दिखाए, राइट। तो बताने का मतलब ये है कि ये जो D3 चार्ट है ये बताता है कि कैसे सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि D1 में अगर वो काम नहीं कर रहा है तो सीधा आप D3 में स्विच कर सकते हैं। ये जो D3 से रिलेटेड चीजें मैंने आपको बताई, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, एवरीवन। सर इसमें डिग्री होती है, इसमें भी डिग्री होती है? डिग्री में इसमें बेसिकली डिग्री को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है ना, इसका रीजन समझिए। होती तो है लेकिन मोस्ट ऑफ द जो प्लानट में ये सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें उतना आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। बता दिया, डिग्री शो कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो जरूरत भी नहीं है, बिना डिग्री लेवल पे भी आप इसको कर सकते हो। इसका रीजन समझिए। जैसे ये D1 चार्ट है किसी व्यक्ति का, मेष लग्न की कुंडली है, राइट। एंड आपके D3 का मतलब थर्ड हाउस का जो डिविजनल चार्ट बना वो क्या बना, D3 बना। ये आपने D3 ओपन कर लिया। अब ये D3 जो है ना अपने आप में इसमें 12 हाउसेस है, ये 12 हाउसेस है टोटल अपने आप में, किसके अंदर, D3 चार्ट के अंदर। अब ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक घर का इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब एक घर जो है D3, उसको आप 12 अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 12 हाउसेस है। अब इतना डिटेलिंग अगर है तो इसके अंदर जो प्लैनेट बैठे हैं मोर देन इनफ है आपको बताने के लिए। जी सर। सपोज इसका मंगल यहाँ पे फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, D3 में लग्नेश मंगल बना और वो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। ये व्यक्ति इमोशनल है, ये इमोशंस में अगर फाइट के बीच में कहीं पे इमोशंस आ गए या ये इमोशनल हो गया तो हम हार सकते हैं, सिंपल है। यही मंगल मांग के चलो दशम स्थान में चला गया, कोई सवाल ही नहीं है हारने का। अष्टम में चला गया या द्वादश में चला गया, मारपीट के टाइम पे ये अस्त्रों शस्त्रों का भी उपयोग कर सकता है। होते हैं ना, कुछ थोड़ा सा गुस्सा आ गया, कुछ औजार ले लिया, किसी को मार दिया, खत्म। इस लेवल पे भी जा सकते हैं ये दो। आप समझ रहे हैं मैं जो समझा रहा हूँ? तो जब D3 चार्ट या डिविजनल चार्ट हमें 12 अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, तो यहाँ पे अगर हम डिग्री ना भी कंसिडर करें तो कोई खासा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इट इज ऑलरेडी अ माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस। ओके। जी सर। प्रोक्षित जी, समृद्ध, अनिता जी, समझ आ गया सर। कोई क्वेश्चन है? समझ आ जयश्री जी। नो सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चार्ट है D4 चार्ट। D4 चार्ट किस चीज को शो करता है? जीवन में होने वाले प्रॉपर्टी के गेन को। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्ड को समझिए। प्रॉपर्टी का गेन, होम एनवायरनमेंट, विद इन अ होम एनवायरनमेंट, मतलब घर के अंदर उसको जो एक एनवायरनमेंट मिलेगा वो कैसा होगा उसके लिए। घर के कुछ लोग होते हैं ना, घर के अंदर ही चले गए तो उनको ऐसा लगता है कि कब मैं घर के बाहर चला जाऊँ, कब मैं घर के बाहर चला जाऊँ। कौन सी प्लेसमेंट होती है समृद्ध? वो जब व्यक्ति को सर लगता है कि वो घर के बाहर चला जाए, वो घर में उसका मन ही नहीं लगता। सर केतु इन फोर्थ भी हो सकता है और सैटर्न मून। अच्छा, तो आपको भी ऐसा लगता है ना? जी सर। वेरी गुड। सो केतु मून एंड सैटर्न, मतलब केतु मून इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर साथ में हो या इन तीनों में से किसी भी दो का कॉम्बिनेशन साथ में हो, तब भी ये फीलिंग आती है। ओके। अब ऐसे व्यक्ति को क्या है ना कि घर के अंदर मन ही नहीं लगना, उसने जाना बाहर ही है, राइट। तो उसको जो एनवायरनमेंट है घर का वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट लगता है। डोमेस्टिक पीस, व्हीकल्स, किस टाइप के व्हीकल मिलेंगे? कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास में एक छोटी सी गाड़ी होती है सेकंड हैंड, स्कूटी टाइप। और कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास में हायाबुसा होती है। कॉलेज के डेज की बात कर रहा हूँ। आगे चल के जब वो अपने आप में अर्न करना लगते हैं, अपने इसलिए इंडिपेंडेंट बनते हैं, तो उनके पास में किसी के पास BMW होती है, किसी के पास अल्टो होती है, वो भी सेकंड हैंड वाली चलाते हैं। समझ रहे हैं? इस तरीके की जो चीजें होती है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि अल्टो खराब है, BMW अच्छी है। मैं, मेरा कहना ये नहीं है। मेरा कहना समझिए, मेरा कहना ये है कि वो जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ व्हीकल है जिसके ऊपर उसको वो लग्जरी मिल रही है, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? D3, सॉरी D4। उस पर्टिकुलर बंदे के पास में कितनी लैंड है, लैंड के एसेट मतलब होते हैं ना, हम कहते हैं कि खेती बाड़ी है भाई हमारे यहाँ, इतनी इतने गज इतनी एकड़ जो भी है, वो लैंड कितनी किसके पास में रहने की कैपेसिटी है, उसको कितना मिल सकता है। ओवरऑल कंफर्ट लेवल, मतलब
आराम से रहेगा, सुख से रहेगा, नहीं रहेगा, ये सारी चीजें D4 रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट में से मिलने वाला गेन और प्रॉपर्टी लक। अगर मान के चलिए आपका D4 काफी मजबूत है, इसको एग्जाम्पल से समझिए आप। मान के चलिए कि आपका D4 बहुत मजबूत है। D4 मजबूत है, इसका क्या मतलब है प्रोक्षित, कि अगर आपके D4 चार्ट के लग्न में कोई ऐसा प्लैनेट है कि जो उच्च का भी है और स्वक्षेत्री भी है। अब इसका क्या मतलब है उच्च और स्वक्षेत्री? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 4 नंबर आ गया, मतलब D4 में आपको राइजिंग साइन 4 नंबर मिली, तो ऑब्वियसली कर्क लगन की कुंडली बनी, राइट। कर लग्न के मालिक कौन होते हैं अनीता जी? सूर्य, सही है। सही है या नहीं? चंद्रमा। बहुत बढ़िया। चलो, मतलब बेसिक तो आपको पता है। तो कर्क लग्न के जो मालिक है वो चंद्रमा है। अब वो लग्न में ही बैठे हुए, मतलब ये क्या है, अपने ही घर में बैठे, स्व क्षेत्र में बैठे हुए, खुद के ही घर में बैठे हैं। और एक ऐसा प्लैनेट है जो कैंसर साइन में उच्च के होते हैं, वो है देवगुरु बृहस्पति, मतलब गुरु। अब ये उच्च के बैठे हुए हैं, राइट। अब ये जो है ना फर्स्ट हाउस या लग्नेश या लग्न ऑफ D4 चार्ट, ये काफी मजबूत बन गया। अब जब इतना मजबूत ये बना हुआ है, जो मर्जी D1 चार्ट में कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, कैसा भी, मतलब कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुंडली में D4 चार्ट की लग्न में एक एग्जॉल्टेड है और एक स्वक्षेत्री प्लैनेट बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को उसके जीवन में रियल एस्टेट से रिलेटेड गेन, और रियल एस्टेट में अगर वो करियर करता है या उस पर्टिकुलर इसमें काम करता है, लाइक एजेंट का भी काम करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, उसको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि उसका पूर्व संचित पुण्य उस तरीके से, उसको उतना सफलता मिलना ही है, उसको उतना सुख मिलना ही मिलना है। घर के अंदर स्टेबिलिटी, मान के चलिए कुछ, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल में क्या बोला था कि फोर्थ हाउस में अगर मान के चलो शनि, केतु एंड शनि, केतु एंड मून, इन तीनों में से कोई भी 2 प्लैनेट हो या तीनों के तीनों साथ में बैठे हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं घर में आया ही क्यों, मैं बाहर ही अच्छा था। भले ही उसके घर में चीज सिचुएशन वैसी हो ना हो, उस व्यक्ति को फील होगी। क्यों? क्योंकि वो उसका DNA वैसा बना है, वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट फील करता है वहां पे, वो उसके आत्मा के संस्कार है, पास्ट लाइफ से उसके आत्मा ने वो संस्कार ग्रैब करके रखे, जो इस बर्थ में भी उसके साथ में वैसे के वैसे आए हुए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मन ही घर के अंदर, शांति ही घर के अंदर मिलती है। अगर कोविड के बाद में अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 78% लोगों ने वर्क फ्रॉम होम का रिक्वेस्ट रेज किया है। क्यों? बिकॉज दे आर गेटिंग सेटिस्फेक्शन। समझ रहे? लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक पीस, ये भी आपके फोर्थ हाउस से ही, सॉरी D4 चार्ट से ही समझ में आती है। जो भी आपके पास में एसेट है, लैंड रिलेटेड एसेट जो है, उसकी क्या स्ट्रेंथ रहेगी। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, स्ट्रेंथ क्या होती है, लैंड की भी कोई स्ट्रेंथ होती है क्या? इसका क्या मतलब है, समझो। जैसे मान के चलिए आपके पास में 10 एकड़ जमीन है, आपके नाम से है, आइदर आपको पितरों से मिली है, मतलब अपने पेरेंटल मिली है, या आपने खुद अर्न की है, जो भी है। लेकिन ये जो लैंड है ना, इसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। आप एग्रीकल्चर भी, मतलब जो क्रॉप्स होते हैं वो नहीं ले सकते, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्रॉप्स खेती को, नहीं कर सकते। खेती नहीं कर सकते, राइट। आप इसके ऊपर खेती नहीं कर सकते क्योंकि जमीन जो है उसकी क्वालिटी बहुत लो है, एंड या फिर आप ये उपजाऊ नहीं है, राइट, उपजाऊ नहीं है वो जमीन, इसलिए आप उसके ऊपर खेती नहीं कर सकते। और सेकेंडली वहाँ पे कुछ कैनल वगैरह या फिर गवर्नमेंट के ऐसे सर्विसेज अवेलेबल नहीं कि जिसकी वजह से पानी का सोर्स वहाँ पे पहुंच पाए। बताने का मतलब, अब यहाँ पे ये जो जमीन है ये बंजर जमीन बन के आपको मिली हुई है, ये भी हो सकता है। या सेकंड हो सकता है कि आपके पास में जो जमीन है वो काफी उपजाऊ है, एंड बहुत अच्छी तरीके से आपको लागत जितना आप लगा रहे हो उससे ज्यादा आपको मिल सकता है, या फिर इस तरीके की क्वालिटी है जमीन की, राइट, या फिर उसके पास में कैनल्स वगैरह ऐसे अवेलेबल हैं।
अगर ये एग्रीकल्चर का नहीं तो कम से कम आप इंडस्ट्री का ले लो एग्जांपल, हो सकता है कि वो लैंड आपकी इंडस्ट्रियल एमआईडीसी में आ गई या एमआईडीसी लैंड आपकी है, वो भी लैंड है। एट द सेम टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो लैंड होती है उसमें से कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पोर्शन आपको मिला है जिसके ऊपर ये डिफाइन होता है कि उस पर्टिकुलर लैंड की क्वालिटी क्या है। ऑब्वियसली भले ही इसकी क्वांटिटी कितनी भी हो, लेकिन अगर वो आउटकम नहीं दे पा रही है तो फिर कोई मतलब नहीं। लेकिन आपके चार्ट में D4 चार्ट में अगर आपको दिख रहा है कि लैंड से रिलेटेड मतलब इसको बेनिफिट मिलना है, राइट, तो क्या हो सकता है, मान के चलो आपके पास में ऐसी लैंड पड़ी हुई है बट इधर से हाईवे चला गया, गवर्नमेंट ने बोला कि हमें यहाँ से हाईवे निकालनी है, आपकी हमें जमीन दे दो, मिल गए उसको भाव अच्छे खासे। समझ रहे हो आप? तो बेसिकली ये जमीन जब पिता के पास में थी, लेकिन पिता के D4 चार्ट में वैसे कॉम्बिनेशन नहीं थे, जैसे ही ये जमीन पिता के नाम से बेटे के नाम पे हो गई, बेटे के D4 चार्ट में अच्छे कॉम्बिनेशन थे, पॉसिबिलिटी बढ़ गई। गवर्नमेंट बोल रही है हमें वहां से रोड निकालना है, बेच दो आपकी जमीन, अच्छा पे करेंगे, कर दिया आपने। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज में बात थी कि वृंदावन में जो बांके बिहारी महाराज का मंदिर है, बांके बिहारी जी का मंदिर है, वहां पे कॉरिडोर बनाना है, राइट। वो कॉरिडोर बनाते टाइम पे उस पर्टिकुलर जो कुंज की गलियां थी, वृंदावन की जो गलियां हैं, उन गलियों को तोड़ना था और रिकंस्ट्रक्ट करके वहां पे एक बड़ा सा कॉरिडोर बनाना था। अब ये सब कुछ अगर करना है तो वहां पे ऑलरेडी जो लोग हैं, जो जिनके बिजनेस है वहां पे, उन लोगों को गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ मुआवजा देना है। क्या हम ये कह सकते हैं कि सबके D4 चार्ट में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है? यस और नो? यस। अब वहां पे कुछ ऐसे भी लोग थे कि जिनकी लैंड भी नहीं है, जिनका कुछ लेना देना भी नहीं है, बस वो खड़े होके बस थोड़ा सा अपना कुछ तो भी स्टॉल वगैरह लगाते हैं, गवर्नमेंट उनको भी पैसा देने के लिए रेडी है कि आप यहाँ से अपना बस काफी सालों से आप यहाँ पे अपना शॉप लगा रहे हो, आप यहाँ से हट जाओ, वी विल पे फॉर इट। हो गया D4 स्ट्रॉन्ग, ये इंडिकेशन है। तो इनको पैसा मिला इसलिए D4 इनका स्ट्रांग है, या इनका D4 स्ट्रांग है इसलिए वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जाके है? ये आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। वहां पे वैसा ही व्यक्ति जा पाएगा जिसकी किस्मत में वो चीज लिखी है। आपकी किस्मत में जो चीज लिखी होगी आप वहीं पे जाओगे, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। आइदर आपको वो पोषण करेंगे, उस आपका नर्चर करेंगे, या फिर वो एक तरीके से आपको डिप्रेस करते चले जाएंगे। आपने वो कर्ण की गाथा पढ़ी होगी या बहुत जगह पे देखा होगा कि संजय जो थे कर्ण के सारथी, वो हर बार क्रिटिसाइज करते थे, और अर्जुन के जो सारथी थे साक्षात भगवान श्री कृष्ण, वो उसको मोटिवेट करते थे। देखो, लड़ तो दोनों रहे थे आपस में, क्षमता दोनों में थी, लेकिन एक को क्या एनवायरनमेंट मिला और दूसरे को क्या एनवायरनमेंट मिला, बात समझिए। तो ये जो एनवायरनमेंट मिल रहा है ना आपको, ये जो मेंटल पीस के लिए पोषक या नर्चर करने के लिए जो एनवायरनमेंट मिल रहा है, या उसको मेंटल पीस को आपको खत्म करने के लिए जो एनवायरनमेंट मिला हुआ है, इट इज जस्ट बिकॉज आपके D4 चार्ट की क्वालिटी के बेसिस पे, क्योंकि वो कर्म आप लेके आए हो, उसके बेसिस पे आपको मानसिक सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिसाइड होगा, सिंपल। आपको मान के चलिए जीवन में कोई भौतिक सुख मिल गया, भौतिक सुखों की डेफिनेशन क्या है? हर वो सुख जो नाशवान है। मटेरियल हैप्पीनेस का क्या मतलब होता है? हर वो सुख जो नाशवान है। अब क्या, इसका क्या मतलब? नाशवान है मतलब भाई साहब नहीं समझ में आया। जैसे मान के चलिए आपने 1 साल पहले एक चीज ली है, उसका लाइफ स्पैन है 10 साल का, 10 साल तक ही आप किसी इस चीज का भोग कर सकते हो या फिर इसको यूज कर सकते हो, या फिर आप इसका व्हाट वी कैन से, इसका उपभोग कर सकते हो, राइट। ये कोई भी चीज हो सकती है जिसको आपने पैसों से खरीदा है, याद रखो, जिसको आपने पैसों से खरीदा है, जो खरीदी जा सकती है, पैसों से खरीदी जा सकती है, जिसका उपभोग किया जा सकता है, ऐसी हर वस्तु को भौतिक चीज कहा जाता है, या मटेरियल चीजें कही जाती है, मटेरियलिस्टिक चीजें कहा जाती है। और इन चीजों को खरीदने के बाद में व्यक्ति को जो खुशी मिलती है, जैसे मान के चलो प्रोक्षित ने आज BMW ले ली, क्या प्रोक्षित हैप्पी नहीं होंगे? बट प्रोक्षित की ये हैप्पीनेस कब तक चलेगी? आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल, धीरे 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 करके 15 साल के बाद में ये BMW तो डब्बा ही बनना है ना। क्यों डब्बा बनेगी? क्योंकि BMW इसलिए नहीं जी, क्योंकि ये है तो नाशवान वस्तु ना। तो हर वो नाशवान वस्तु के द्वारा मिलने वाला जो सुख है,
हर वो भौतिकतावादी भौतिक चीजों से मिलने वाला सुख है, हर वो मटेरियलिस्टिक चीजों से मिलने वाला जो सुख है उसकी क्वालिटी भी डिपेंड करती है D4 पे। समझ आ रही है? बताने का मतलब, अगर आपने न्यू कार खरीद ली, आपने न्यू लैंड खरीद ली, आपने न्यू होम खरीद लिया, आपने अपने माता पिता के लिए कपड़े खरीद लिए, छोटे से छोटे बड़े से बड़ा भी हो सकता है ना, कपड़े खरीद लिए, ये भी आपने अपने अर्निंग से कर ली। ये जो भौतिकतावादी चीजें जो आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है ना, ये किस लेवल पे आपको सेटिस्फेक्शन देगी, किस लेवल पे हैप्पीनेस देगी, ये आपका D4 चार्ट बताएगा। मान के चलिए कि D4 चार्ट के अंदर किसी का डेबिलिटेड प्लैनेट बैठा हुआ है, उदासीन प्लैनेट बैठा हुआ है, और ये व्यक्ति अच्छी खासी लैंड ले भी लेता है, उसमें वो डिससेटिस्फाइड है। और यहीं पे मान के चलिए एग्जॉल्टेड मंगल बैठा हुआ है, अब आप इसको इस लैंड के कंपैरिजन में 50% लैंड दे दो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, फिर भी ये बहुत हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा। द रियल क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द क्वालिटी ऑफ D4 चार्ट। और ये हैप्पीनेस कौन सा वाला है, याद रखिए, ये भौतिक सुख का हैप्पीनेस है। आध्यात्मिक सुख का यहाँ पे कुछ भी नाम मैंने नहीं लिया। इन दो चीजों में गफलत मत होने देना। आध्यात्मिक सुख इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख की बात हो रही है, मटेरियलिस्टिक चीजों की बात हो रही है। तो जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं और उन चीजों से मिलने वाला जो सुख है, वो आपको आपके D4 से समझ में आएगा। क्लियर है ये पॉइंट भी? देन आपके होम रिलेटेड ब्लेसिंग, राइट? मान के चलिए आप किसी के साथ में कुछ ऐसा कर्म कर लेते हो जाने या अनजाने में, जो आपको बोल देता है कि भाई जा, तुम्हारा घर हो जाएगा। आपने किसी संत की सेवा कर ली। आपको महाभारत का एक उदाहरण याद होगा, कौन सा उदाहरण है वो? एक ऋषि थे, क्या नाम के ऋषि थे जयश्री जी? प्रोक्षित? दुर्वासा ऋषि। यस, दुर्वासा ऋषि की माता कुंती ने काफी अच्छे से सेवा की थी। उनको एक मंत्र मिला था, उस मंत्र का उच्चारण करके जिस किसी देवता को बुलाया जाएगा वहां से पुत्र संतान प्राप्त होगी। ये ब्लेजिंग इस व्यक्ति को मिला, राइट? ये जो ब्लेजिंग इस व्यक्ति को मिला, इसकी वजह से इसके नसीब में नहीं था पुत्र संतान, फिर भी ऐसे व्यक्ति को वो मिली। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने कर्म वैसा किया था कि एक महापुरुष की सेवा की थी। अब इस व्यक्ति के तपस्या बल से उसको ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वो चीजें उसको मिली कर्म के अकॉर्डिंग। बताने का मतलब ये है कि जब ये चीजें आप ऐसे कर्म करते हो और आपके हाथों से ही ऐसे कर्म होते हैं, जब वो चीजें कहीं ना कहीं आप उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हो उस पर्टिकुलर चीज के लिए, जब आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, आपके विचार ही हमेशा आपको किसी चीज के लायक बनाता है। याद रखिए, आपका स्वभाव गुस्से वाला है, सॉफ्ट है, वो बाहरी स्वरूप है, लेकिन मन के अंदर, मतलब शरीर के अंदर जो आपकी विचार है, जो मन के अंदर आने वाले विचार है, वो निगेटिव विचारों को आप कैसे कंट्रोल करते हो और सकारात्मक विचारों के द्वारा कैसे आप कृतियां करते हो, कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, इस चीज के ऊपर आपका भाग्य निर्धारित होता है। कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत, मतलब हार्श होते हैं बात करने में, ठीक से बात नहीं करते, दैट्स वो उनका नेचर है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और कुछ होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं लेकिन मन के अंदर पूरा कपट भरा होता है, राइट? तो बेसिकली ये सारी चीजें मैटर किस पे करती है? आपके विचारों पे। अगर विचार अच्छे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से जो चीजें आपके जीवन में नहीं भी है उसके लिए भी आप लायक बन जाते हो, और नियति आपको वो चीजें देती है, भले ही कम लेवल में दे बट देती है। अब वैसे ही जो भी ब्लेजिंग आपको मिलने हैं जीवन में, जिसको हम बोलते हैं कि आशीर्वाद या श्राप, राइट? तो वो आशीर्वाद या श्राप किस वजह से मिलते हैं? उस व्यक्ति के विचारों से। और विचारों को कंट्रोल कौन करता है? इस पर्टिकुलर व्यक्ति के विचार कैसे रहेंगे, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के मन के जो विचार है, क्या उसको वो कम ओवरकम कर पाएगा, उसको कंट्रोल कर पाएगा, ये बताएगा आपका D4। जितने पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए, क्या ये सब क्लियर है आपको, या इसमें किसी को कोई डाउट है? प्लीज आस्क मी। सर
सर इसमें सिर्फ लग्न देखना ही है, लग्न में कौन सा प्लेनेट बैठा है यही मैंने देखना कल आपको 7 स्टेप सिखाई थी, क्या कहती है 7 स्टेप? है? जी सर। ये जो है ना, ये 7 स्टेप्स मैंने आपको इसीलिए समझाई थी। एवरी डिविजनल चार्ट में आपको ये 7 स्टेप फॉलो करनी है। ओके सर, ठीक पहले है। आप क्या देखेंगे? पहले D1 चार्ट देखेंगे, बाद में आपका जो भी डिविजनल चार्ट है उसके लग्न को देखेंगे, देन आप उसके लग्न लॉर्ड को एनालाइज करेंगे। ओके, देन आप उसके कारका को, मैंने आपको शुक्र और तुला राशि का शुक्र और तुला राशि का शनि का एग्जांपल दिया था, इफ यू रिमेंबर। जी जी, ठीक है। तो आज आपका ये सवाल नहीं बनता। ओके, आप समझिए इस बात को, क्योंकि ये चीज आपने, इसका मतलब है कि आप कल अटेंटिव नहीं थे। ध्यान दीजिए। एक चीज पूछना था, जैसे वृश्चिक लगन की कुंडली है, उसमें मंगल अगर है तो ये आपको बताना है, मुझे बताइए। वृश्चिक लगन की कुंडली है और मंगल कहाँ पे बैठा हुआ है? लग्न में। हाँ, वृश्चिक सर। बताइए आप। मैंने आपको राशि पढ़ाई, मैंने आपको हाउसेस पढ़ाए, यहाँ पे हाउस कौन सा है और राशि कौन सी है, और प्लेनेट भी आपने पढ़े हुए हैं। अब आपको विचार करना है, अपना दिमाग लगाना है कि जो चीज मैंने आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ सकता है। क्योंकि मैं आपको बताने में मुझे कितना टाइम लगेगा, मैं 10 सेकंड के अंदर सारा प्रेडिक्शन आपको दे दूंगा, बट द पॉइंट इज दैट कि आप कब सीखोगे। तो सर इसका समझ रहे हैं? इसका यही होगा ना कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा अपने राशि पड़ी थी, मतलब हम्म एक लॉन्ग, मतलब कुछ सीखने के बाद ही उनको सारी ये चीजें। कौन सा चार्ट है अभी? ये D1 डी बता रहा हूँ सर, D4 सॉरी, D4। D4 है। जी जी। D4 में मैंने क्या बोला था, कोई भी डिविजनल चार्ट अगर है तो उसमें हम क्या देखेंगे? लग्न का, हाँ। लग्न। अब लग्न एंड लग्नेश को देखने के बाद क्या पता चलता है कि लग्नेश लग्न में बैठा हुआ है। इसका मतलब D4 की क्वालिटी कैसी है? नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल स्विच टू D1। हमारा जो D1 चार्ट है उसके ऊपर स्विच करेंगे। D1 में हम क्या देखेंगे? सिर्फ मंगल को देखेंगे। मंगल बैठा है 10वें घर में, वो एग्जॉल्टेड अवस्था में, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। जी यहाँ पे भी अच्छा है, यहाँ पे भी अच्छा है, इसका मतलब इसको खुद मिल जाएगा, प्रॉपर्टी का सुख भर भर के खुद मिलेगा, मिलेगा। इसको मानसिक सुख भी अच्छी खासी लेवल पे मिलेगा, जी 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 सर। बट इसका स्वभाव खड़ूस रहेगा। हाँ, इससे कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा धीरे धीरे। तो करना है ना आपको, जी सर। मैं होमवर्क दिया करूँ? हाँ सर, जरूर, कम से कम प्रेशर रहेगा करने का। नहीं, प्रेशर तो तब बनेगा जब आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो आपको कुछ पनिशमेंट मिलेगी, तब प्रेशर बनेगा, वैसे थोड़ी ना प्रेशर बनेगा। आप बच्चे थोड़ी ना हो, आप तो मैच्योर हो, मैं आपको स्केल लेके आपके हाथ पे मारूंगा ऐसा तो होगा नहीं। एनीवे, सो ये चीजें थी हमारी D4 के लिए, राइट? ये समझ में आ गई सबको? जी सर। यस सर। D3 एंड D4 जो हमने अभी तक डिस्कस किया, इसमें किसी को कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, प्लीज आस्क। आगे बढ़े? कोई किसी का कोई रिप्लाई नहीं, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं है, तो आगे बढ़े। जी सर। जी सर। ओके, D5 चार्ट। अब आपको तो इतना तो समझ में आ गया कि हमने D1 के बाद में D2 देखा, D3 देखा, D4 देखा, D2 जो है सेकंड हाउस को दिखा रहा है, D3 जो है थर्ड हाउस को दिखा रहा है, D4 जो है फोर्थ हाउस को दिखा रहा है, तो D5 किसको दिखाएगा? फिफ्थ हाउस। ठीक है। तो फिफ्थ हाउस को ही दिखाएगा, या फिफ्थ हाउस को ओनली D5 चार्ट दिखाएगा, कि और भी कोई ऐसे हाउसेस या कोई ऐसे डिविजनल चार्ट है जो फिफ्थ हाउस को दिखाएंगे? बताने पूछने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए आपका फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ हाउस के लिए अप्रोक्षित हमने क्या देखा कि D4 चार्ट है, मतलब डिविजनल चार्ट D4 इज अवेलेबल। थर्ड हाउस के लिए D3 इज अवेलेबल, राइट? अभी हम पढ़ रहे हैं D5, मतलब पांचवें घर के लिए D5 अवेलेबल है। तो क्या ओनली D5 इज देयर, या इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है?
या सिर्फ एक ही चार्ट मोर देन इनफ है? D9 भी एक, देखना होगा क्या सर? नहीं नहीं, एक हाउस के लिए D9 इज फॉर 9th हाउस प्रोक्षित। जी यहाँ सर। पे मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। मुझे थर्ड हाउस जब देखना था, या D1 चार्ट का जब थर्ड हाउस को मुझे अंडरस्टैंड करना था, मतलब माइक्रोस्कोपिक वे में देखना था, मैं स्विच कहाँ किया? D3 चार्ट पे किया, सिर्फ D3 चार्ट पे ही किया। मुझे जब फोर्थ हाउस का देखना था, मैंने सिर्फ D4 चार्ट को देखा माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखने के लिए। लेकिन अगर मुझे फिफ्थ हाउस देखना है तो मेरे पास में दो ऑप्शन है, एक है D5 एंड एक है D7। समझ रहे हैं आप? ये दोनों चार्ट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लव रिलेशनशिप, मैरिज। डिविजनल D5 एंड D7, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। D5 एंड D7 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? D5 को। फिफ्थ हाउस को। फिफ्थ हाउस। देखो प्रोक्षित, समझो, मुझे थर्ड हाउस को एनालाइज करना था, मैंने D3 देखा। अब मेरे पास में D4 चार्ट है, ये मुझे किस हाउस के बारे में बताएगा? फोर्थ हाउस के। अब मेरे पास में D9 चार्ट है, ये मुझे किस हाउस के बारे में बताएगा? 9th हाउस के। अब मेरे पास में D5 चार्ट है, ये किसके बारे में बताएगा? फिफ्थ हाउस के। अब मेरे पास में D7 चार्ट है, ये किसके बारे में बताएगा? 7th हाउस। नहीं, फिफ्थ हाउस, दोनों फिफ्थ हाउस के ये लिए। फिफ्थ को बताएगा। वही मैं समझा रहा ओके। हूँ कि अब तक जो चल रहा था, D1 है तो फर्स्ट हाउस है तो D1, सेकंड हाउस है तो D2, थर्ड हाउस है तो D3, फोर्थ हाउस है तो D4, अब वैसा नहीं चलेगा। अब यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। अब ये जो पंचम स्थान है, मतलब पंचम हाउस है, इसके लिए यू कैन रेफर टू चार्ट्स। विच वन इज दैट? D5 एंड D। क्लियर है? जी। यस सर। अब हर चार्ट के अंदर क्या क्या है वो हम आगे डेप्थ में देखेंगे, बट अभी आप इतना माइंड में प्रिपेयर कर लो अपने आप को, दिमाग को, कि एक हाउस के लिए, मतलब किसी एक हाउस को अगर हमको एनालाइज करना है, सपोज सेवेंथ हाउस को एनालाइज करना है, तो इसके लिए मल्टीपल डिविजनल चार्ट वी कैन रेफर। इसके लिए मल्टीपल चार्ट हो सकते हैं, ओके। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से हाउस के लिए कौन सा डिविजनल चार्ट है, नहीं तो सब खिचड़ी हो जाएगी। अगर आपने कहा कि सातवें घर है तो मैं D7 देखूंगा, गई भैंस पानी में। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं करना है। सो D5 की अगर हम बात करें तो D5 चार्ट जो है वो पर्टिकुलरली किसी भी व्यक्ति की पावर, पावर का मतलब क्या है? उसकी पावर को शो करता है। इसका मतलब क्या है? कि वो जब जन्म लेता है तो अपने साथ में एक बैटरी लगा के आता है, या एक इन्वर्टर लेके आता है जिसमें से उसको पावर मिलती है, करेक्ट? नहीं सर। फिर क्या मतलब है पावर का? अथॉरिटी पोजीशन उस। सर सोसाइटी में अथॉरिटी। देखो, ऑथोरिटी जो है ना वो उसको नहीं मिलती, उसको ऑथोरिटी अर्न करनी होती है। तो वो जो ऑथोरिटी अर्न करने के लिए अंदर से उसके अंदर, मन के अंदर आने वाले विचार है या जो चाह है, और उस चाह के ऊपर चल के उस चीज को कन्वर्ट करने के लिए जो एफर्ट लगते हैं, वो एफर्ट लेने की उसकी जो क्षमता है, ये सारी चीजें उस व्यक्ति के इंटरनल पावर का पार्ट है। समझो, नीतीश को अभी जो बिहार के चुनाव हुए, उनके उनके जो चुन के आए नीतीश जी, क्या नाम था उनका? नीतीश ही है ना? उनको रिप्लेस करना है, हमारे नीतीश जी को जो हमारे क्लास में बैठे हैं, उन इनका इनका ऐसा मतलब मनीषा है कि इन्होंने उनको रिप्लेस करना है। ये जो विचार इनके दिमाग में आया ना, ये आपको या बाकी लोगों को, या फिर अभी फिलहाल में जो नीतीश जी सुन रहे हैं उनको भी हंसने वाला ही लग रहा होगा, लेकिन ऐसे विचारों को अपने मन के अंदर पालना, ऐसे विचारों के ऊपर चलना, एक्शन लेना, और ऐसे विचारों को इम्प्लीमेंट करके उस पद को हासिल करना, इट इज अ पावर। ये हर एक के बस की बात नहीं है। आज हम जब ग्राउंड लेवल पे हैं तो हमें पता चलता है कि पीएम मोदी बहुत बड़ा पद है, भारत का प्रधानमंत्री।
जाके एक चाय वाला बैठा है ना वहां पे, क्या था इसके कुंडली में? स्ट्रॉन्ग D5। मैं समझ में आ रहा है जो समझा रहा हूँ? जी जी सर। बताने का मतलब आपको यहाँ पे वो जो इन्वर्टर है ना, वो सच में इन्वर्टर होता है उसके साथ में, लेकिन वो इन्वर्टर इनबिल्ड होता है, वो दिखता नहीं। मतलब उसके अंदर उतने गट्स होते हैं, उसके विचारों में उतनी ताकत होती है, उसका ब्रेन उसको इस तरीके से ऐसे सिचुएशन में उसको गाइड करता है। बताने का मतलब जो भी व्यक्ति को अपने जीवन में पावर हासिल करनी है, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन उसने लेने हैं, वो ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये उसका D5 हाउस बताएगा। वो ऑथोरिटी पे, अब मान के चलो उसको वो पद मिल गया, उस पद पे मिलने के बाद में क्या वो उस पे टिक पाएगा? जैसे आपने अगर पॉलिटिकल न्यूज़ देखते होंगे, तो पिछले कुछ दिनों में, मतलब लास्ट इससे अभी जो ये हुआ था, इलेक्शन हुआ था, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी, 2-2.5 साल के लिए चली, बाद में उनके जो लोग थे वही उसकी शिवसेना से निकल के दूसरी शिवसेना निकाली। बहुत सारा वहां पे प्रॉब्लम हुआ। क्या था वहां पे प्रॉब्लम? क्यों वो सरकार चल नहीं पाई? क्योंकि जो सरकार का सत्ताधीश था, मतलब जो वहां पे मॉनिटर किया गया था, जिसको सीएम बनाया गया था, उनके D5 चार्ट में वो अथॉरिटी का केस था ही नहीं, वो अथॉरिटी की पोजीशन थी ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए वो उनके पास में चीजें आने के बाद में भी ही वॉज नॉट एबल टू हैंडल। समझ रहे हैं? यहाँ पे पावर एंड अथॉरिटी के बाद में मैं पॉलिटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल व्यू में ही आपको देखना है, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में ही देखना है, ऐसा नहीं है। इट कुड बी इन एवरीवेयर। आप अपने ऑफिस में लगा के देखो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो 10 20 25 साल से काफी एक ही पोजीशन पे टिका हुआ है, एक ही पोजीशन पे टिका है, मतलब वो एक ही कंपनी में टिका हुआ है और वो ग्रो करते 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 हायर पोजीशन पे चला गया। D5 पॉलिटिकल एग्जांपल्स में आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहा हूं। ओके, देन ये बेसिकली आपकी इनर ऑथोरिटी को शो करता है, क्योंकि कभी भी आपको जो ऑथोरिटी मिलनी होती है ना, वो सबसे पहले कहाँ पे आती है? क्या है ये? दिमाग ब्रेन। अरे वाह भाई वाह, मुझे ड्राइंग आती है। ये ड्राइंग है ब्रेन की। मतलब कोई भी चीज अगर कहीं पे भी आनी है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आती है। क्यों नरेंद्र मोदी के ही दिमाग में आया पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है? वो बोल सकता था कि यार बीकानेर वाले का अच्छा बिजनेस चल रहा है मेरी एरिया में, मैं भी एक स्वीट मार्ट डाल देता हूँ। क्यों नहीं सोचा उन्होंने ऐसा? या फिर उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि बहुत सारे गुजराती लोग जो है वो फॉरेन में जाके अच्छे से बिजनेस सेटल कर रहे हैं, लोन लेके वहां पे उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली और अब वो मस्त कर रहे हैं, मैं भी चला जाता हूँ। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? वो कहाँ से आए वो थॉट? किसी भी व्यक्ति के दिमाग के अंदर एक पावर को हासिल करने के लिए जो भी थॉट्स आएंगे, वो थॉट्स उसका D5 इंडिकेट करेगा, दैट्स इट। अगर आपके पास में किसी पॉलिटिशियन की कुंडली आ गई, मतलब पॉलिटिक्स में वो काम कर रहे हैं, और उनको उनको पूछना है कि भाई मैं जीवन में कभी कुछ बन पाऊंगा, सांसद बन पाऊंगा, मंत्री बन पाऊंगा, मंत्री संतरी बन के कुछ कमा पाऊंगा, आपने इधर उधर कहीं नहीं जाना, सीधा जाना है उसके D5 पे। बस 2 मिनट लगेंगे आपको आंसर करने में। हालांकि आप आंसर नहीं करना, अगर ऐसा केस है तो प्यार से बात करना। बट आपको तो अंदर से आंसर मिल चुका है ना, आपको तो क्लैरिटी मिल चुकी है ना कि सामने जो बैठा हुआ है, जो सवाल कर रहा है, उसकी कितनी लेवल है। समझ आ रहा है? तो ये जो बेसिक चीज है, इनर स्ट्रेंथ, इनर ऑथोरिटी, ये आपको यहाँ से समझ में आएगी। वो लीडरशिप का उसका कितना पोटेंशियल है, ये यहाँ से समझ में आएगा। फेम का ब्लेजिंग्स, अभी कोविड के टाइम पे 20-20 साल के लड़के 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ कमा के बैठे हुए हैं, राइट? उन्होंने अपने रील डाल दिए, फेमस हो गए, या फिर कुछ तरीके से इस तरीके से उनको वेल्थ मिली, इस तरीके से उनको फेम भी मिली। बीच में कुछ ऐसे लोग थे कि जिनको बहुत इसमें फेम मिल गई। क्या था उसका रीजन? लेकिन कहीं ना कहीं उसको सस्टेन करने के लिए जो चीजें थी वो नहीं थी उनके चार्ट में अवेलेबल। मिल तो गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए।
एक क्या नाम है वो उसका, दिल्ली में वो जो है वो वड़ा पाव खिलाती है लड़की, जो भी थी, डाउन है वो अभी पूरी तरीके से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? देन फेम ब्लेजिंग हो गया। देन डिवाइन सपोर्ट शेपिंग पर्सनल पावर। अब कभी कभी क्या होता है ना कि अंदर की जो ताकत होती है ना वो इतनी स्ट्रांग होती है। ये कब होता है, डिवाइन पावर कब मिलती है व्यक्ति को, कि डिवाइन पावर व्यक्ति को तभी मिलती है जब उसकी कुंडली के D5 में फर्स्ट हाउस में अग्नि तत्व का मतलब 1, 5 या 9 राशि आई हो और वहां पे सीधा केतु बैठा हुआ हो। ये सीधा डिवाइन पावर से जुड़ता है। अब ऊपर वाला ही आपकी नसीब लिखेगा, ऊपर वाला ही आपकी ऑथोरिटी लिखेगा। आप कौन से पद पे बैठोगे, कितना टाइम बैठोगे, कैसा करोगे, ये सब अब डायरेक्टली हैंडल बाय गॉड। और ये यकीन मानिए, ये करते करते आपको रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस पोजीशन में या उस ऑथोरिटी में। आप कहेंगे कहाँ पे अटका दिया भगवान, और भगवान बोलेगा लो करो। और ये मिलता उसी को है जो नहीं चाहता। खैर वो अलग बात है। बट बताने का मतलब ये है कि ये जो डिवाइन सपोर्ट है, डिवाइन पर्सनल पावर जो है, डिवाइन सपोर्ट शेपिंग पर्सनल पावर एंड रिकॉग्नाइजेशन, ये आपको मिलता है ऐसे सिनारियो में जब फर्स्ट हाउस में केतु होता है D5 के। देन यहाँ पे फिर से अगर यही एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, नेचुरल ऑथोरिटी स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस। आई होप मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट? कोई यूट्यूबर है वो बोल रहा है कि मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं, पहली बात, और कब मिलेगी, राइट? आपने देखा D5 सक्सेस है ही नहीं, तो दूसरा सवाल इनवैलिड हो गया। और क्या चीज को इंडिकेट करता है? लीडरशिप स्ट्रेंथ को। कुछ लोग होते हैं कि अपने आप को फेमस करने के लिए बहुत एफर्ट लेते हैं और वो फेमस की जगह बदनाम हो जाते हैं। है कुछ ऐसे लोग आपके दिमाग में, कुछ नाम आए हैं? हर एक के दिमाग में आया होगा। आपके पावर में कितना आप राइज करोगे, किस लेवल पे जाओगे, क्या पोजीशन आपको मिलेगा, ये पोजीशन को भी इंडिकेट करता है D5। ब्लेजिंग एंड सपोर्ट्स तो ये हो गया है, समझ में आ गया। और एट द सेम टाइम ये टैलेंट को भी रिफ्लेक्ट करता है कि टैलेंट आपका अफ्लिक्ट, मतलब एक बार उस सोशल प्रेस्टीज को हासिल करने के बाद में आप किस तरीके से अपना टैलेंट शो कर पाओगे। इन सारी चीजों को D5 रिप्रेजेंट करता है। अंडरस्टूड और नो? यस और नो? जी सर। अंडरस्टूड सर। सर। अनीता जी, जयश्री जी, यस सर। सर समझ में है। ओके। तो आगे बढ़े या स्टॉप करना है क्योंकि टाइम हो गया है? अरे कुछ तो बताओ। सर कर सकते हैं कंटिन्यू। बाकी की क्वेश्चन है सर, ये सर D7 और D5 एक साथ देखना होगा ना हमको कि? नहीं नहीं, वो हम सीक्वेंस में ही जाएंगे क्योंकि वो इसका इसका मतलब बहुत सारी चीजें, जी इतना नहीं है। अगर आप अभी अपना एस्ट्रोसेज में देखोगे ना तो आपको कुछ डिविजनल चार्ट दिखेगी नहीं, आपको D5 नहीं दिखेगा। D5 नहीं है सर जी। हाँ, तो ये बाद में मैं बताऊंगा क्या नहीं है, क्यों नहीं है, कैसा है। अभी आप फिलहाल में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस इसी पे फोकस करें, क्योंकि एकदम से मैं बताऊंगा आपके ध्यान में नहीं आएगा, वो दैट विल बी लाइक ए जंपिंग स्टेप। तो मैं धीरे धीरे आपको वहां पे लेके जाऊंगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अभी आपका माइंडसेट एब्जॉर्बिंग मोड में है या नहीं, मुझे ये बताइए। एब्जॉर्बिंग मोड मैंने नॉलेज को गेन करने की मोड में है या नहीं, क्या थक गए हो आप? अदरवाइज वी विल कंटिन्यू बाय टुमारो। सर कंटिन्यू कर सकते हैं सर। कर सकते हैं सर अभी। अभी कर सर सकते 1 हैं। घंटा हुआ है, कर 50 सकते हैं सर। 50 मिनट। नहीं कर सकते, चलो जी सर। इसको कल कंटिन्यू करते हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो अभी आप पूछ लीजिए। जितना मैंने अब तक पढ़ाया है आपको डिविजनल चार्ट से रिलेटेड, उसमें किसी को कोई भी डाउट है D1 से लेके D5 तक, यू कैन आस्क। सर D2 में सिर्फ दो ही लग्न होते हैं क्या, मतलब हाँ, 2 लग्न नहीं है वो दो प्रोक्षित, ही लग्न होते हैं क्या? 2 ही कॉलम बोल सकते हैं आप, या 2 ही डिपार्टमेंट बोल सकते हैं। डिपार्टमेंट भी नहीं बोलेंगे यार, 2 ही, ये एक दूसरे से डिपार्ट है वो, दैट्स इट। मतलब 2 ही कॉलम बोलेंगे आप उसमें। D2 चार्ट हमेशा वैसे ही दिखेगा आपको ओके प्रोक्षित। सर।
सर एक एप्लीकेशन है मेरे पास, उसमें हाउस के तरह दिख रहा है मुझे, 12th और फर्स्ट हाउस में दिख रहे हैं प्लैनेट सब। कौन सा एप्लीकेशन है वो? फिर डाइसी है वहाँ पे, ठीक है, उसकी कोड एस्ट्रोटॉक पर। नो कमेंट। देखो बेसिकली ठीक है जो सर। हम हमारा बीपीएचएस कहता है, जो शास्त्र कहते हैं, हम उसी के ऊपर जाएंगे। कोई सॉफ्टवेयर किसने कैसा बनाया उसके ऊपर से आपको ये समझ में आएगा कि ये एक्यूरेट है या नहीं, क्योंकि जगन्नाथ होरा में भी मैंने कुछ गलतियां देखी है, झूठ क्यों बोलूं। जगन्नाथ होरा बहुत सर वास्ट है, बहुत डिटेल है, उसमें भी कुछ गलतियां हैं। देखो कोई भी सॉफ्टवेयर एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों ने डेवलप किया है, उन लोगों ने कोडिंग किया है जिनको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता। दे हैव टेकन, अब जगन्नाथ होरा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जिसको जगन्नाथ होरा ने डेवलप किया है, ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, आई रिस्पेक्ट हिम, मतलब मैं उनको नमन करता हूँ। बट द पॉइंट इज दैट बाकी के जो सॉफ्टवेयर है वो उस लेवल पे उसकी कोडिंग प्रॉपरली नहीं है। अभी से कुछ साल पहले जब मैं एस्ट्रोसेज की बात करूंगा, क्योंकि मैं एस्ट्रोसेज पे हूँ, मेरा प्रोफाइल है, तो एस्ट्रोसेज पे मैंने जब देखा था, कुंडली में डिविजनल चार्ट्स में कुछ अलग आता था और आज की डेट में डिविजनल चार्ट्स कुछ अलग आते हैं। अभी उन्होंने अपडेट किया है पिछले कुछ सालों में, तो ये प्रॉब्लम है उसके साथ में। तो ठीक है सॉफ्टवेयर सर, पे एस्ट्रोसेज 100% डिपेंडेंसी डाउनलोड नहीं करता हूँ रखनी है। फिर। एस्ट्रोसेज डाउनलोड करता हूँ सर फिर। आप एस्ट्रोसेज से अच्छा है या एस्ट्रोटॉक से अच्छा है, आप जगन्नाथ होरा रेफर करो, दैट इज अ गुड वन, वो डिटेल है। ओके सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं सर। ठीक है जी, हम कल मिलते हैं। शुभ रात्रि, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण सर।